द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। सो इस सेक्शन में हम कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में देखेंगे कि उनकी जो जर्नी थी, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई या फिर बहुत सारे जो बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस हो गए, सो उन पे उन लोगों ने विजिट किया था एंड उनकी जर्नी किस तरह की रही, उन लोगों ने किन किन चीज़ों का सामना किया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सेक्शन में देखेंगे। सो क्या होता था कि जब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने कारवन्स में शिप्स एंड लैंड के थ्रू जब जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उनके साथ साथ कभी कभी जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थ यात्री होते थे, वो भी उनके साथ चल लेते थे। कि जैसे कि सेम प्लेस पे जा रहे हैं तो वो लोग कह देंगे भैया तुम यहाँ जा रहे हो, हम भी साथ में चल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो पिलग्रिम्स थे वो भी ट्रेडर्स के साथ आ जाते थे। सो पिलग्रिम्स कौन होते हैं? दे आर men and women who undertake journeys to holy places in order to worship। सो अगर हिंदी में बोलें तो ये वो औरत या आदमी होते हैं जो लोग की किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर, ताकि वो वहां पर पूजा वगैरह कर सके। ठीक है। सो नाउ पिलग्रिम्स होते कौन है? सो दे आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो ये लोग वो मैन एंड वुमेन होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, किसी होली प्लेस पर, ठीक है, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं वो, ताकि वो वहां पर अपनी पूजा वगैरह जो है वो वर्शिप ऑफर कर सकें। ठीक है। सो बेस्ट नोन जो कुछ पिलग्रिम्स हैं जिनके अकाउंट्स वगैरह मिले हैं वो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। ठीक है, जो चाइना से आए थे वो तीर्थयात्री। सो फायान थे जो कि आज से लगभग 1600 ईयर्स पहले आए थे। उसके बाद श्वानजांग जो कि आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले आए थे। एंड उसके बाद आई किंग जो कि लगभग 50 साल बाद आए थे श्वानजांग के। राइट। सो ये यहाँ पर क्यों आए थे? ये जो बुद्ध से रिलेटेड जो प्लेसेस थे उनको विजिट करने के लिए आए थे, बाकी जो फेमस मोनेस्ट्रीज थी उनको विजिट करने के लिए आए थे। राइट। अब इन सभी पिलग्रिम्स ने अपनी जो उनकी पूरी जर्नी रही, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की या जो भी है उनका अकाउंट दिया है। ठीक है, इन तीनों ने। अब इन्होंने किस किस चीज का अकाउंट दिया है? इन्होंने अपने डेंजर्स के बारे में बताया जो कि इन्होंने अपने यात्रा के दौरान एनकाउंटर किए। ठीक है, जिन चीजों का इनको सामना करना पड़ा, और इस यात्रा में कभी कभी सालों लग जाते थे। राइट। बाकी इन्होंने कंट्री के बारे में लिखा है, मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखा जो भी इन लोगों ने विजिट की, एंड बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया कि जो कि ये यहाँ से अपने साथ ले गए थे। ठीक है। हाउ फायान रिटर्न टू चाइना। तो यहाँ पे एक अकाउंट दिया हुआ है कि किस तरह जो फायान थे वो वापस चाइना पहुंचे। सो फायान ने अपनी जो जर्नी बिगिन की थी वापस चाइना जाने की, वो बंगाल से शुरू की थी। ठीक है। तो उन्होंने एक शिप बोर्ड की जो कि कुछ मर्चेंट्स की थी। ठीक है, व्यापारियों की शिप में वो भी बैठ गए। तो उन लोगों ने मुश्किल से ही 2 दिन का सफर तय किया होगा और वहां पे कोई तूफान आ गया। ठीक है, समुद्र में। अब जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, तूफान से बचने के लिए उन्होंने अपने जो भी मर्चेंडाइज था, जो भी प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए ले जा रहे थे, उन लोगों ने वो शिप से नीचे फेंकने लग गए समुद्र में, ताकि जो शिप है वो थोड़ी हल्की हो जाए और उसे डूबने से बचाया जा सके। बट जो फायान थे उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग, थोड़ी बहुत जो उनका कुछ पर्सनल सामान था वो तो उन्होंने फेंक दिया, बट उन्होंने जो भी बुक्स इकट्ठी की थी इस पूरी यात्रा के दौरान, बाकी जो स्टेच्यूज उन्होंने इकट्ठे किए थे बुद्धा के, वो उन्होंने नहीं फेंके। ठीक है। एंड फाइनली लगभग 13 दिन के बाद जो तूफान है वो शांत हुआ। सो उन्होंने सी को, फायान ने सी को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है। राइट। तो वो कहते हैं कि जो सी है वो बाउंडलेस है, मतलब देखने में ऐसा पता ही नहीं चलता कि किधर पर उसका छोर है, वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है। और जब तुम समुद्र में यात्रा कर रहे होते तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है ये जानना कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है। सो एक ही तरीका है जिस तरह तुम जान सकते हो इन डायरेक्शन को, वो है कि सन, मून, स्टार्स, इन सबको ऑब्जर्व करके। राइट। एंड अगर डार्क हो, रेनी डे हो, जैसे तूफान वगैरह हो, कि जो आसमान है वो बिल्कुल भी क्लियर ना हो, तो बस एक ही तरीका है, वो है कि हवा के साथ साथ बहते जाओ। सो इस तरह फायान ने कुछ चीजें बताई हैं समुद्र के बारे में। सो फायान को जावा पहुंचने में, जावा जो है एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जावा तक पहुंचने के लिए उनको 90 डेज लग गए। एंड जावा में फिर वो 5 महीने के लिए रुके। उसके बाद उन्होंने दूसरी मर्चेंट शिप जो है वो ली, फिर वो वहां से चाइना गए। राइट। सो कुछ इस तरह इतनी सारी तकलीफों का सामना करते हुए वो चाइना पहुंचे। सो अब दूसरे ट्रैवलर की बात करें, श्वानजांग की, तो इन्होंने चाइना जाने के लिए लैंड रूट अपनाया। ठीक है, वो रूट अपनाया जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना जाता है। ठीक है। एंड जब वो इंडिया से जा रहे थे वापस चाइना, तो वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने बहुत सारी जो बुद्ध के स्टैचूज थे जो कि गोल्ड, सिल्वर या फिर सैंडलवुड से बने हुए थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टैचूज उन्होंने अपने साथ लिए। एंड इसके अलावा 600 से भी ज्यादा जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स वो अपने साथ ले गए थे, जो कि 20 हॉर्सेस पर, 20 घोड़ों पर लादी हुई थी। ठीक है। बट जब वो इंडस वैली को, इंडस रिवर को पार कर रहे थे,
तो उनकी जो नाव है वो पलट गई, ठीक है। एंड जिस वजह से क्या हुआ, जो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट थी लगभग, वो उनकी गुम हो गई। एंड बाकी जब वो चाइना पहुंच गए तो जो बची हुई मैन्यूस्क्रिप्ट थी तो उनको उन्होंने संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करते हुए पूरी जिंदगी बिता दी, ठीक है। तो पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया, बाकी अपनी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो उनकी बची थी उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। सो जो श्वानजांग थे एंड जो दूसरे पिलग्रिम्स थे उन्होंने काफी टाइम बिताया नालंदा में स्टडी के लिए, ठीक है। एंड नालंदा जो है वो उस टाइम की बहुत ही ज्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। सो उन्होंने नालंदा के बारे में कुछ इस तरह बातें लिखी हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए। सो द टीचर्स आर द मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पे रहने वाले जो टीचर्स हैं, अब इससे पता चलता है हमें कि वो टीचर्स जो है वो सिर्फ मैन हैं, ठीक है। टीचर्स आर द मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा एबल हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, कि वो पूरे मन से पूरे सिंसियर होके जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड मोनेस्ट्री के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड हर एक इंसान को, वहां पे रहने वाले हर एक इंसान को उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जो डिस्कशंस है वो पूरे दिन होती रहती हैं। एंड जो बूढ़े हैं, जो ओल्ड हैं एंड जो यंग हैं, वो साथ में मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड बहुत सारे जो लर्नड मैन हैं वो अलग अलग सिटीज से आते हैं एंड अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो टीचर्स वगैरह वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो उनसे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बट यहाँ पर तुम इतनी आसानी से घुस नहीं सकते हो, जो मोनेस्ट्री है उसमें इतनी इजीली एंट्री नहीं मिलती थी किसी को भी। जो गेट कीपर्स हैं वो हर एक न्यू एंट्रेंट से, जो कि नया उस टाइम पे पहली बार एंटर कर रहा है वहां पे, तो उससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे एंड उन्हें तभी अंदर जाने दिया जाता था जब वो उन क्वेश्चंस का सही सही आंसर दे दें। एंड क्या होता था ऑन एन एवरेज कि हर एक 10 में से लगभग 7 से 8 जो लोग थे वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पाते थे। तो सोच लो कितने हार्ड क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते थे और किस तरह के लोगों को जो है मोनेस्ट्री में एंटर करने दिया जाता था।